11 फरवरी 1990 कराची में फौज के सूबाई हेडक्वार्टर के पीछे वाक़े हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के रहनुमा रात से जमा थे। पूरी रात मुज़ाकरात हो रहे थे। फजर के वक्त कुछ एम्बुलेंसें आई, उनमें तलबा थे, अगवा किए गए तलबा, एपीएमएसओ के भी और पीएसएफ के भी। दोनों तरफ के तलबा पर शदीद तशद्दुद किया गया था। ड्रिल मशीनों से जिस्मों में सुराख किए गए थे। एपीएमएसओ के तलबा की पीठ पर तशद्दुद करके पीएसएफ लिखा हुआ था, जबकि पीएसएफ के तलबा की पीठ पर एपीएमएसओ। ये मुज़ाकरात और यरगमालियों का तबादला फौजी हुक्काम की मौजूदगी में हुआ और उस वक्त के कोर कमांडर जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की हिदायत पर। वही जनरल आसिफ नवाज जंजुआ जिन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद जून 1992 में कराची में ऑपरेशन क्लीन अप कराया। कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं कि एक दोनों पार्टियों के कारकुनों को जो है वो तब्दील कर दिया गया। एक दफ़ा फ़ौज की लीडरशिप भी जो है बाकायदा उसमें इन्वॉल्व हुई, मुग़वी कारकुनों को जो है बाजियाब कराने के लिए। जो कारकुन अगवा किए जाते थे उन पर बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जो है दिल हिला देने वाला जो है वो एक पार्टियाँ जो है वो एक दूसरे पर तशद्दुद करती थी। ड्रिल मशीन से जो एक दूसरे पर जो है ना वो जो है ना वो सुराख किए जाते थे। तो हिस्सा बकदरे जुस्सा, जिसमें जितनी ताकत थी वो उतना जो है वो ये रास्ता इख्तियार कर रहा था। एमक्यूएम का दावा है कि ये ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ नहीं बल्कि एमक्यूएम के खिलाफ किया गया। दिलचस्प बात ये थी कि इस ऑपरेशन के वक्त एमक्यूएम आईजीआई की इत्तेहादी थी, यानी इस्टेब्लिशमेंट की बनाई गई पार्टी के साथ। तो फिर ये ऑपरेशन क्यों हुआ? ऑपरेशन से पहले और बाद में क्या होता रहा? आज हम कराची की तारीख के सबसे खूनी दौर को याद करेंगे, मगर उससे पहले इनकलाब को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमने इनकलाब की पिछली वीडियो में एमक्यूएम के क़याम, अल्ताफ हुसैन की जेल यात्रा और शहरी सिंध में एमक्यूएम की मकबूलियत का जिक्र किया था। 1992 में होने वाले कराची ऑपरेशन को समझने के लिए 1988 के इलेक्शन के बाद से शहर में होने वाले वाकयात का जायजा लेना भी जरूरी है। तो हुआ कुछ यूं कि बल्दियाती इलेक्शन में शानदार कामयाबी के बाद नवंबर 1988 में होने वाले जनरल इलेक्शन में भी एमक्यूएम ने कराची और हैदराबाद में मैदान मार लिया। कराची में नेशनल असेंबली की 13 में से 11 सीटें एमक्यूएम के उम्मीदवारों को मिली। हालांकि इस इलेक्शन में भी एमक्यूएम ने पार्टी के तौर पर हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन लड़े थे। बहरहाल शहरी सिंध के आसमान पर उस वक्त एमक्यूएम की पतंग ही सबसे ऊंची उड़ रही थी। कराची की बेशतर महाजिर आबादियों में एमक्यूएम के नगमे गूंजते थे। दिल दिया है जान भी देंगे एमक्यूएम तेरे लिए, या फिर देखो ये कौन आया, अल्ताफ हुसैन आया। 1988 में जब एमक्यूएम ने आम इलेक्शन जीते तो उस वक्त उनको बड़ा गैर मामूली तौर पे जो है ना एमक्यूएम जो है ना पूरी पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है ना बिल्कुल एक नई रिवायत के तौर पे जो है वो सामने आई थी। लोग हैरान हो गए थे, ये नौजवान लड़के जिनकी उम्र 25 साल 30 साल है, ये कौमी और गरीब मिडिल क्लास घरानों के जो है वो लड़के थे, वो वहाँ ऐवानों के अंदर पहुँचे। सबके सब उन्होंने इत्तेफाक के तौर पे उनके पास तो गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, वो कुर्ता पजामा और शलवार पजामा और कुर्ता पजामा जो था उनका जो महाजिर कल्चर उस ज़माने में सकाबत के तौर पर सामने आया, वो पहन के जब ऐवान के अंदर दाखिल हुए थे। पूरा ऐवानों का चाहे सिंध असेंबली का ऐवान हो या कौमी असेंबली का ऐवान हो, वो पूरी पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है ना एक भौचाल था। ये कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को जो है ना वो तब्दील करके रख दिया। इस इलेक्शन से कुछ ही हफ्ते पहले हैदराबाद में एक सानेहा भी रूनुमा हो चुका था, जो सानेहा हैदर चौक कहलाता है। 30 सितंबर को हैदर चौक और दूसरे इलाकों में कार और मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुन फायरिंग की थी, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस दहशतगर्दी का इल्जाम सिंधी कौम परस्त रहनुमाओं कादिर मक्सी, शफी बुरफत समेत 30 से ज्यादा लोगों पर लगाया गया था, मगर बाद में अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया था। उस दिन ये हैदराबाद में एक मैसेकर हुआ जिसमें 200-250 लोग मारे गए, और उसके दूसरे दिन कराची में हंगामा आराई हुई और उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए। ये जो था आसिफ नवाज जंजुआ ने उसके बहुत बाद में प्रेस ब्रीफिंग की थी, एडिटर्स के साथ ऑफ द रिकॉर्ड एक मीटिंग थी। उसमें उन्होंने कहा कि उसका ज़िम्मेदार जी सिंध था। 30 सितंबर को हैदराबाद में होने वाले कत्लेआम का ज़िम्मेदार जी सिंध। और उन्होंने कहा दूसरे दिन उसके रिएक्शन में कराची में जो कुछ हुआ और जितनी जाने गई उसमें एमक्यूएम मुलव्वस थी। और उन्होंने एक बात और की, उन्होंने एक बात ये की कि दोनों का कंट्रोलर एक ही था। तो उन्होंने ये नहीं बताया कौन था। उन्होंने पूछा भी, अहमद अली खान साहब डॉन के एडिटर थे, उन्होंने पूछा भी कि
आप बताएं तो सही कि रात ही कौन था जिसके राब्ते दोनों से थे। उन्होंने कहा रहने दें, आप कुछ समझ लें और सवाल को मैंने आपको बता दिया। बहरहाल इन हालात में सिंध के उर्दू बोलने वालों को एमक्यूएम ही अपनी निजात दहिंदा महसूस होती थी। इलेक्शन के बाद एमक्यूएम की पोजीशन किंग मेकर जैसी हो गई थी, यानी इसकी मदद के बगैर ना पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती थी ना आईजीआई। 18 नवंबर 1988 को नवाज शरीफ 9-0 आए। फिर 21 नवंबर को बेनजीर भुट्टो भी वहां तशरीफ लाए, लेकिन एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के साथ चलने का फैसला किया। उस वक्त पे पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम का एक इत्तेहाद हुआ। मेरा ख्याल है 52 रुकनी जो है वो एक मायदा हुआ था, जिसमें उस वक्त बाज़ लोगों का, ख़ासतौर पे कराची में रहने वालों की एक राय थी कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का जो इत्तेहाद है वो एक फितरी इत्तेहाद है, क्योंकि एक ही सूबे में की पार्टियाँ हैं, दो लसानी इकाइयाँ हैं। अगर मिल के इनमें आपस में इत्तेहाद हो जाता है तो इससे जो है सूबे के अंदर, शहर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अच्छा जो है वो काम हो सकता है। उस वक्त बेनज़ीर साहिबा जो थी, उन्होंने 9-0 का जो है वो दौरा भी किया था। बहरहाल इस इत्तेहाद के बावजूद कराची और हैदराबाद के हालात बेहतर नहीं हुए। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों की तलबा तंजीमों के दरमियान आए रोज फसादात होते थे, जिनमें जदीद असलहे का खुले आम इस्तेमाल होता था। एक दूसरे के कारकुनों को अगवा करने और उन पर तशद्दुद करने के इल्जामात भी लगते थे। जुलाई 1989 में कराची यूनिवर्सिटी में फायरिंग से पीएसएफ के 3 तलबा जहां बहक हो गए थे, जिसके बाद केयू में रेंजर्स तैनात कर दी गई, जो अब तक वहां तैनात है। बहरहाल एमक्यूएम को जल्द पीपल्स पार्टी से शिकायतें होने लगी कि वो वादे पूरे नहीं कर रही। इसीलिए सितंबर 1979 में एमक्यूएम ने आईजीआई से मुआहिदा कर लिया और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में शामिल हो गई। एमक्यूएम में खाली 11 महीने जो है हुकूमत में रही और फिर तहरीक अदम एतमाद आई थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। उस वक्त पार्लिमानी लीडर एमक्यूएम के डॉक्टर इमरान फारूक होते थे। उन्होंने बड़ा एक शेर पढ़ा था, वो शेर को भी जो है बड़ी शोहरत हासिल हुई थी। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, 11 माह तक क़यामत का जो है इंतज़ार किया। वो शायद इसी तरह का एक शेर था, अगर शायद कोई अल्फाज आगे पीछे ना हो रहे हो तो बहरहाल उसके बाद जो है वो एमक्यूएम जो है मुस्लिम लीग के साथ शामिल हो गई। इस दौरान 16 अक्टूबर 1979 को एमक्यूएम के सूबाई वज़रा पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके बाद 23 अक्टूबर 1989 को एमक्यूएम हुकूमत से अलग हो गई। फिर 26 जनवरी 1990 को कराची में मुत्तहदा अपोजिशन का एक बड़ा पावर शो मुनक्किद हुआ। अवाम का ठाटे मारता समंदर बता रहा था कि कराची के अवाम एमक्यूएम के ही साथ हैं। जलसे से नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया, मगर मैदान अल्ताफ़ हुसैन के हाथ ही रहा। इसके कुछ ही दिन बाद 7 फरवरी 1990 को एमक्यूएम की अपील पर शहर में हड़ताल की गई। इस दौरान तशद्दुद के वाक़यात में 42 अफराद हलाक हो गए। कई बरसों बाद एक बार फिर कराची की कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। 9 फरवरी को नामालूम अफराद ने शहर में 9 लोगों को जिंदा जला दिया था। इसी के 2 दिन बाद 11 फरवरी को यरगमाली तलबा के तबादले का वो वाक़या पेश आया जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। एमक्यूएम इस दौरान कराची और हैदराबाद में ज़्यादा मजबूत हो रही थी। कहा जाता है कि एमक्यूएम की कामयाबी में बड़ा हाथ इसके तंजीमी स्ट्रक्चर का था, जो सेक्टर और यूनिट पर मुश्तमिल था। ये भी कहा जाता है कि इसके पीछे डॉक्टर इमरान फारूक का दिमाग था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये सिस्टम अल्ताफ़ हुसैन ने कायम किया था, क्योंकि वो फौज में ट्रेनिंग कर चुके थे। बहरहाल तज्जियाकारों के मुताबिक एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज इतने ताकतवर हो चुके थे कि उनकी मर्जी के बगैर पुलिस भी इलाके में दाखिल नहीं हो सकती थी। इस तरह ये यूनिट और सेक्टर आवाम के लिए अपने बहुत से मसाइल का हल भी बन चुके थे। एमक्यूएम की जो असल जो ताकत थी ना, वो उसका सेक्टर था। लोगों के जो उसके साथ कनेक्टिविटी थी ना, वो सेक्टर ही थी। वहाँ लोग अपने फैसले करवाने जाते थे। वहाँ अगर 30 फैसले गलत होते थे ना, तो 70% फैसले मेरिट पर भी होते थे। फौरी इंसाफ का उस वक्त सबसे बड़ा ज़रिया था वो सेक्टर ऑफिस ही था। अब ये बात किसी को तल्ख लगेगी, किसी को बहुत बुरी लगेगी, किसी को कानून के ख़िलाफ़ लगेगी। वो पैरेलल अदालती निज़ाम जो है वो बन चुका था यूनिट्स के अंदर, सेक्टर के अंदर, लेकिन चौकीदारी का निज़ाम था पूरा। उस वक्त जो आज हम ये कहते हैं ना कि वो चौकीदारी का निज़ाम ख़त्म हो, वो चौकीदारी ही तो चौकीदारी थी। इस शहर की जो चौकीदारी होती थी, जो पीपल्स पार्टी की इतनी बड़ी बदमाशी हो चुकी है, तो उसकी वजह ये कि शहर में एमक्यूएम की चौकीदारी ख़त्म हो चुकी है। कराची और हैदराबाद की महाजिर आबादियों में गेट और बैरियर लगाने का सिलसिला भी उसी दौर में शुरू हुआ था। फौजी हुक्काम की मुदाखलत के बावजूद शहर की सूरत हाल में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई थी। 5 और 6 अप्रैल 1990 को कराची यूनिवर्सिटी और 3 कॉलेजों में फायरिंग हुई, जिसमें पीएसएफ के नजीब जख्मी हो गए थे, जो बाद में दम तोड़ गए।
پی ایس ایف میں اس زمانے میں نجیب احمد کو جو ہے وہ بڑی شہرت جو ہے وہ ملی تھی. وہ ایک بہت بہادر آدمی کے طور پہ پی ایس ایف کا ایک کردار آیا تھا سامنے, بڑا ایک کہنا چاہیے ایک رومانوی قسم کا ایک کردار تھا, بڑا لوگ ان کو دیکھتے تھے, ہلکی ان کی داڑھی ہوتی, بہت اسمارٹ سا وہ لڑکا تھا کراچی کا, اردو اسپیکنگ تھا, مزے کی بات یہ وہ نجیب بھی. اور نجیب کی بڑا ایسے پی ایس ایف میں نہیں صرف شہر میں اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی بڑا ایک روب اور دبدبہ جو تھا نا وہ تھا. اس کے بعد ایم کیو ایم اور سندھ حکومت میں پھر مذاکرات ہوئے مگر بے نتیجہ, بلکہ ایک اور سانحہ رونما ہو گیا. 26 مئی 1990 کو سندھ پولیس اور ایگل اسکواڈ نے حیدرآباد کے پکا قلعہ میں آپریشن کیا. وہاں کا محاصرہ کیا گیا, بجلی, پانی اور گیس کی لائنیں کاٹ دی گئی, عورتیں سروں پر قرآن اٹھا کر نکلیں تو ان پر بھی فائرنگ کر دی گئی. اس سانحے میں 20 خواتین سمیت 50 افراد جاں بحق ہوئے تھے. اس کے نتیجے میں 27 اور 28 مئی 1990 کو کراچی میں بھی فسادات بھڑک اٹھے. 2 دن میں 66 افراد مار دیے گئے, جن میں ایم کیو ایم کے سینیٹر محسن صدیقی بھی شامل تھے. اس کے بعد بھی شہر میں قتل و غارت اور تشدد کے واقعات پیش آتے رہے. 20 جون 1991 کو لانڈی میں پاک فوج کے میجر کلیم کو اغوا کر لیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان کے اغوا کے الزام میں الطاف حسین اور دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. اس واقعے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد 6 اگست 1990 کو بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت برطرف کر دی گئی. الطاف حسین 15 مئی کو لندن جا چکے تھے. پی پی حکومت ختم ہونے کے بعد وہ 23 اگست کو کراچی آ رہے تھے. ان کے استقبال کے لیے جگہ جگہ کیمپ لگائے گئے. ان استقبالی کیمپوں پر اندھا دھن فائرنگ ہوئی جس میں 22 لوگ مارے گئے. اس کا الزام بھی آصف زرداری پر عائد کیا گیا. ادھر 1 اکتوبر کو نگراں وزیر اعلیٰ جام صادق علی نے الطاف حسین کے خلاف تمام مقدمات واپس لینے کا اعلان کر دیا. ایم کیو ایم نے آئی جی آئی سے اتحاد کر لیا. 24 اکتوبر 1990 کو الیکشن ہوئے تو پہلی بار ایم کیو ایم نے جماعتی بنیاد پر حصہ لیا اور قومی اسمبلی کی 15 سیٹیں حاصل کر کے ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہونے کا اعزاز حاصل کیا. ایم کیو ایم وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں شامل تو ہوئی مگر وزیر اعظم نواز شریف کی کابینہ میں کوئی وزارت نہیں ملی. اس کے بعد کچھ مہینوں تک حالات بہتر رہے کیونکہ سندھ میں بھی آئی جی آئی کی حکومت تھی اور جام صادق علی خان وزیر اعلیٰ تھے جن کے الطاف حسین سے اچھے تعلقات تھے. جولائی 1991 تک تو صورتحال یہ تھی کہ نواز شریف نے ایک بیان میں کہا کہ انہیں الطاف حسین کی دوستی پر فخر ہے اور وہ ان کے بھائی ہیں. 16 اگست 1991 کو جنرل آصف نواز جنجوعہ نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا. اس وقت سندھ میں ڈاکوؤں کی سرگرمیاں بڑھنے کے بعد ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہو چکا تھا. ادھر کراچی میں حالات یہ تھے کہ پارٹی میں کچھ اختلافات نمودار ہو چکے تھے اور عامر خان اور آفاق احمد وغیرہ کو پارٹی سے نکالا جا چکا تھا. آفاق احمد بہادر آدمی تھے, یہ میں بتاؤں آپ کو, اور ان کا جو ملیٹنٹ گروپ تھا جو طاقتور جو ذرا اس کو آپریٹ کرتا تھا اس میں آفاق احمد نمایاں شخصیت تھے. اچھا, آفاق احمد سمجھدار بھی تھے. ان کے اختلافات اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ بعض چیزوں کے اندر انہوں نے الطاف حسین کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور بعض چیزیں ایسی تھیں جن پر الطاف حسین سمجھتے تھے کہ پارٹی کے وہ گروپ جو تنظیمی طور پہ تنظیمی جو ان کا پارٹی کا جو اسٹرکچر تھا اس میں آفاق اور عامر صاحب کی عمل دخل جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, تو ان کو وہ چیز برداشت نہیں تھی. ایم کیو ایم پر بھتہ خوری, کھالے چھیننے, زبردستی چندہ لینے جیسے الزامات بھی اسی دور میں لگے تھے. دیکھیے, بوری میں راشد ملتی تھی, بھتے بھی جو ہے وہ لیے جاتے تھے. لیکن ایم کیو ایم کی کیا یہ آفیشیل پالیسی تھی کہ بھتے لینا ہے, یا وہ لڑکے جو ایم کیو ایم کے تھے وہ خود جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے یہ کام کر رہے تھے؟ یہ بات جو ہے نا پھر ابھی تک جو ہے اس پہ ایم کیو ایم کوئی زیادہ بہتر بات کرے, لیکن یہ کام برحال ہو رہا تھا. شاید بھتے بھی لیے جا رہے تھے, بوری بند جو ہے وہ ہے نا وہ لاشیں بھی لی جا رہی تھی. لیکن اس ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے, جو ایم کیو ایم کے کمزور ہونے کے بعد یا ایم کیو ایم کے ختم ہونے کے بعد جو بھتے لیے گئے, وہ زمانے میں لیے جانے والے جو بھتے تھے وہ بھتے آج کے بھتوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب جنرل آصف نواز کور کمانڈر کراچی تھے تب ایم کیو ایم کے کارکنوں نے ایدی فاؤنڈیشن کی کھالوں کا ٹرک چھین لیا تھا. ایدی صاحب نے جنرل آصف نواز سے شکایت کی تھی. اس پر انہوں نے الطاف حسین کو ڈائریکٹ فون کر کے کہا کہ اگر 24 گھنٹوں میں ٹرک واپس نہیں کیا گیا تو فوج 90 پر دھاوا بول دے گی. مولانا عبدالستار ایدی کا ایک ٹرک تھا کھالوں سے بھرا ہوا, وہ انہوں نے اغوا کر لیا ان کے لڑکوں نے ایم کیو ایم کے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد عبدالستار ایدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جناب میں پاکستان میں اپنا آپریشن بند کر رہا ہوں
اور میں یہاں سے جا رہا ہوں. یہ اطلاع جنگل میں آگ کی طرح پھیلی. پریزیڈنٹ ضیاء الحق جو تھے ان کو تک پہنچی بات تو انہوں نے کہا کہ آصف نواز جنجوعہ کو کہا کہ اس معاملے کو فوری طور پہ سارٹ آؤٹ کر کے مجھے بتائیں. آصف نواز جنجوعہ یہاں کے کور کمانڈر. تو آصف نواز جنجوعہ نے الطاف بھائی کو فون کیا اور انہیں بتایا سیدھے اسٹریٹ. انہوں نے کہا دیکھیں اگر 2 گھنٹے میں وہ ٹرک کھالوں سمیت تمام چیزیں ایدی صاحب کے جگہ پہ نہ پہنچی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 90 پہ ہم ٹینک چڑھا دیں گے. بہرحال ان الزامات کے باوجود بھی الطاف حسین کا توتی بولتا رہا. 12 ستمبر 1991 کو کراچی میں کروٹن کے پتوں پر ان کی شبی نظر آنے کا اعلان کیا گیا اور انہیں پیر صاحب کہا جانے لگا تھا. جبکہ 17 ستمبر 1991 کو الطاف حسین نے 38ویں سالگرہ پر 2000 پاؤنڈ وزنی کیک اصلی تلوار سے کاٹا اور انہیں سونے کا تاج پہنایا گیا. اور واقعی اس وقت تک ان کی حیثیت کراچی کے بادشاہ جیسی ہی تھی، مگر اب گھیرا تنگ ہونے لگا. اکتوبر 1991 میں وہ ایک بار پھر علاج کے لیے لندن گئے اور دسمبر میں واپس آئے. پھر 1 جنوری 1992 کو عمرے کے لیے سعودی عرب گئے. وہاں سے 28 جنوری کو لندن پہنچے اور سیاسی پناہ کے لیے درخواست دی تھی. 21 مئی 1992 کو سندھ میں بدامنی، ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع ہوا. پہلے مرحلے میں رینجرز اور مہران فورسز نے اندرون سندھ کارروائیاں کی. اسی دوران 25 مئی کو لندن میں الطاف حسین اور نواز شریف کی اہم ملاقات ہوئی. تاہم 31 مئی کو کراچی میں رینجرز نے APMSO کے جوائنٹ سیکرٹری شہود ہاشمی سمیت 6 افراد کو حراست میں لیا. یعنی اب واضح کیا گیا کہ حالات کدھر جا رہے ہیں. 19 جون کو کراچی میں باقاعدہ فوجی آپریشن شروع ہو گیا. MQM کے ایک باغی دھڑے MQM حقیقی کی مبینہ طور پر سرپرستی کی گئی اور اسے MQM سے لڑایا گیا. کہا جاتا ہے کہ پولیس کی موبائلوں اور بختر بند گاڑیوں میں بٹھا کر حقیقی کے کارکنوں کو لایا گیا. انہوں نے MQM کے دفاتر پر قبضہ کیا جبکہ MQM کے ارکان انڈر گراؤنڈ ہو گئے. جب آصف نواز جنجوعہ چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے تو پھر ان کے خلاف آپریشن شروع ہوا کیونکہ وہ یہاں جانتے تھے کہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا لوپ ہولز کیے ہوئے ہیں. وہ جب آپریشن شروع ہوا تو اس میں جب آفاق اور عامر صاحب کو یہ حقیقی بنی اور وہ جب آئے اس میں تو ان کو سپورٹڈ بائی آصف نواز جنجوعہ کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، لیکن ان کو جو طاقتور حلقے تھے ان کی حمایت حاصل تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے، کیونکہ وہ اندر کے تھے، انسائڈر تھے نا، تو انہوں نے MQM کے اندر درار ڈال دی. انہی دنوں حقیقی کے رہنما عامر خان نے پریس کانفرنس کی کہ ہم نے کراچی کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا ہے. ٹارچر سیل اور گلیوں میں نصب آہینی دروازے ختم کر دیے گئے. یہ کراچی کی تاریخ کا ایک اور فیصلہ کن موڑ تھا. اب تک MQM کے کارکن دوسری زبان بولنے والوں سے لڑتے آئے تھے، اب توپوں کا رخ اپنوں کی طرف ہو گیا تھا. کراچی کے اندر جو ہے نا وہ بدترین اس کو کہنا چاہیے نا وہ خون ریزی کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہوا. مہاجر قاتل مہاجر مقتول کی سیاست جو ہے اس کی بنیاد جو ہے 19 جون 92 کا جو آپریشن تھا اس دن جو ہے وہ رکھی گئی. مہاجر ہی مر رہا تھا، مہاجر ہی مار رہا تھا، دونوں طرف کے جو ہے وہ نوجوان تھے اور وہ سلسلہ جو ہے اس چکر میں ہزاروں نوجوان جو ہے مہاجر نوجوان جو ہے وہ تاریخ راہوں میں مارے گئے. بہت عرصے تک اس کا جو خمیازہ تھا وہ کراچی کو بھگتنا پڑا اور اس میں بہت سا چیزیں ایسی ہوئیں، کشت و خون، مطلب علاقے بٹ گئے، کراچی بٹ گیا، نو گو ایریاز بن گئے، یہ بہت سا گڑبڑ ہوئی اور لوگ مارے گئے، ایک دوسرے کے خلاف گولیاں چلیں اور کراچی بہت زیادہ انریسٹنس کراچی کے اندر ہوئی. 21 جون 1992 کو MQM کے مرکزی دفتر 90 کو رینجرز اور پولیس نے تحویل میں لے لیا. صحافیوں کو لائنز ایریا میں MQM کے مبینہ ٹارچر سیل کا دورہ کرایا گیا. 22 جون کو آرمی چیف جنرل آصف نواز نے بیان دیا کہ کراچی کے عوام MQM کے مظالم، دھونس، تشدد اور دہشت گردی سے تنگ آ چکے ہیں. یہ تاثر غلط ہے کہ فوج MQM کو کچل رہی ہے. ہم صرف امن قائم کرنا اور ریاست کی رٹ بحال کرنا چاہتے ہیں. الطاف حسین نے فوجی آپریشن کے خلاف صدر اور وزیر اعظم سے اپیلیں کی. کوئی رد عمل نہ ملا تو MQM کے بیشتر ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے استعفے دے دیے. چند ارکان MQM حقیقی میں شامل ہو گئے. 19 جولائی 1992 کو MQM پر ایک اور الزام لگا. پاک فوج کے ترجمان بریگیڈیئر آصف ہارون نے ایک پریس بریفنگ میں دعویٰ کیا کہ MQM کے خلاف آپریشن میں ایسے نقشے اور دستاویزات ملی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ الطاف حسین سندھ کے شہری علاقوں کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے تھے. وہ ہانگ کانگ کی طرز پر جنا پور یا اردو دیش بنانا چاہتے تھے. الطاف حسین نے اس الزام کو مسترد کیا اور کہا کہ ہم نے علیحدہ ریاست کی کبھی کوئی بات نہیں کی، ہم نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے. اگست 2009 میں ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ
ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज ने एतराफ़ किया कि जिनापुर के नक्शे एमकेएम के दफ्तर से बरामद नहीं हुए थे, बल्कि हुकूमत ने खुद तैयार कराए थे। जिनापुर के नक्शे का पूरी कहानी है, ये बिल्कुल ड्रामा था। मैंने 7 दिन लेने के बाद, अपनी तफ्तीश कराने के बाद जाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सरासर ड्रामा है और एमकेएम के किसी दफ्तर से ये नक्शे बरामद नहीं हुए। इस दौरान एमकेएम के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों और उनको पकड़ने के लिए छापों का सिलसिला जारी रहा। अल्ताफ हुसैन और एमकेएम के रहनुमाओं पर दर्जनों मुकदमात भी कायम कर दिए गए। ऐसे में 28 नवंबर 1992 को अजीम अहमद तारिक अचानक मंजर आम पर आए और एमकेएम की क़यादत संभाल ली और अल्ताफ हुसैन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। अजीम अहमद तारिक भी पार्टी को ज़रा सा वो दूसरी लाइन पे ले जाना चाहते थे। वो कहते थे कि नहीं, ये हड़ाहुड़ी वाली सियासत नहीं होनी चाहिए, हमें बहुत एतदाल के साथ रहना चाहिए। जो अजीम अहमद तारिक के साथ झगड़ा हुआ वो भी यही था। 6 जनवरी 1993 को आसिफ नवाज जंजुआ ने ऐलान किया कि सिंध में फौजी ऑपरेशन के मुस्तकबिल का फैसला कौम के मफाद में किया जाएगा। इस ऐलान के सिर्फ 2 दिन बाद वो अपने कमरे में साइकिलिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। आसिफ नवाज की मौत ने एमकेएम को समझे फिर से जिंदा कर दिया। सेनेटर इश्तियाक अजहर की दरख्वास्त पर मार्च 1993 में अल्ताफ हुसैन ने पार्टी की क़यादत फिर संभाल ली। अजीम अहमद तारिक से जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं। अजीम अहमद तारिक को 18 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर कुछ ही दिनों बाद जमानत पर रिहाई मिल गई। 1 मई 1993 को अजीम अहमद तारिक को दस्तगीर में उनके ससुराल में नामालूम अफराद ने क्लाशिनकोफ का ब्रस्ट मारकर कत्ल कर दिया। उनके कत्ल का इल्ज़ाम भी अल्ताफ हुसैन और उनके साथियों पर लगाया गया। सिंध के वज़ीर आला मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने 2 माह बाद दावा किया था कि अजीम अहमद तारिक के कत्ल में खालिद मकबूल सिद्दीकी और हशाम उल ज़फ़र मुलव्विस थे। उधर मुल्की सतह पर सियासी हलचल उरूज पर थी। गुलाम इसाक़ खान की और नवाज शरीफ की झगड़ा शुरू हो गया। तो जब झगड़ा शुरू हो गया तो नवाज शरीफ ने एक तकरीर की और उसने कहा कि ये जो ऐवान सदर जो है ये साजिशों की गढ़ है। तो दूसरे दिन नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई। 58(2)B के ज़रिए गुलाम इसाक़ खान ने उनको हटा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहाँ नसीम हसन शाह ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो नवाज शरीफ के बहुत करीबी आदमी थे, तो उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया। ये उनको इम्पीच करना चाहते थे नवाज शरीफ। इन्होंने जॉइंट सेशन बुलाया जनाब सेनेट का और कौमी असम्बली का। उस वक्त में गुलाम इसाक़ खान ने भी इनसे चिड़े हुए थे। उस मरहले पे ऐवान सदर में एक मीटिंग हुई जिसमें गुलाम इसाक़ खान, नवाज शरीफ भी मौजूद थे, वहीद काकड़ भी मौजूद थे और रावलपिंडी के कोर कमांडर भी मौजूद थे। तो उन्होंने उनको कहा कि नवाज शरीफ से कहा कि आप भी इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने कहा कि मैं तो इस्तीफ़ा उस वक्त दूंगा जब ये भी इस्तीफ़ा दें, गुलाम इसाक़ खान। तो गुलाम इसाक़ खान ने कहा कि जनाब मैं भी इस्तीफ़ा देता हूँ। नवाज शरीफ ने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने लोगों से मशवरा कर लूँ। कोर कमांडर जो था उसने ऐसे नवाज शरीफ साहब का हाथ पकड़ा, उसने कहा यंग मैन सिट डाउन, बैठें, दस्तखत करें इस पर, उसके बाद आप जाएं, फिर भले आप तकरीर भी कर लें। उन्होंने कहा आखिरी खिताब, हाँ उन्होंने कहा खिताब सब करें, आप आराम से जाएं, बाइज़्ज़त तरीके से जाएं। इन हालात में कराची में जारी ऑपरेशन ब्लू फॉक्स में फ़ौज सरगर्म नज़र नहीं आ रही थी। पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी थीं और एमकेएम की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात भी बदस्तूर कायम थे। इसी वजह से अल्ताफ हुसैन ने 1 अक्टूबर 1993 को ऐलान किया कि उनकी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। बाद में उन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा और सिंध से 27 सीटें हासिल की। मुज़ाकरात के बाद फरवरी 1994 में एक बार फिर एमकेएम और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी बन गए। काबीना में वजारत सेहत भी मिली। अभी इस इत्तेहाद का हनीमून पीरियड भी ख़त्म नहीं हुआ था कि मार्च 1994 से एमकेएम के खिलाफ छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया। शहर में दोबारा फौज बुला ली गई। 4 मई 1994 को 90 पर छापा मारकर फारूक सत्तार समेत 200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी महीने मेजर कलीम केस में अल्ताफ हुसैन, इमरान फारूक, सलीम शहजाद और दीगर को 27 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। वफाकी वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर की सरबराही में एमकेएम के खिलाफ दूसरे ऑपरेशन में कमांड पुलिस और रेंजर्स के पास थी। इस दौर में चौधरी असलम, राव अनवार, इंस्पेक्टर बहादुर अली, ज़िशान काज़मी वगैरह बहुत मशहूर हुए। लेकिन अब दूसरी तरफ से भी जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका था। 28 जून 1994 को इंस्पेक्टर बहादुर अली को घर से कुछ फासले पर शदीद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इंस्पेक्टर बहादुर अली पर मुलजिमों पर बहीमाना तशद्दुद का भी इल्ज़ाम था। उनमें से एक चीरा लगाना भी था, जिसमें मुलजिम की दोनों टांगें 180 डिग्री के ज़ाविये पर खींची जाती थी
जिस से उसकी मर्दाना ताकत ख़त्म हो जाती थी। एक ऑपरेशन नहीं हुआ इनके खिलाफ उसमें भी हुआ। नसीरुल्लाह बाबर ने भी बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। पहले तो वो था आसिफ नवाज जंजो वाला ऑपरेशन, उसके बाद फिर नसीरुल्लाह बाबर के दौर में ऑपरेशन हुआ। उसमें बहुत ज़्यादा उसमें उसने क्या किया कि नसीरुल्लाह बाबर ने कि बहुत सारे जो SHOs थे वो ऐसे लगाए गए जो ख़ास तौर पे बुला के कि जिन लोगों ने कोई कहते हैं बहादुर अली ने चीरा ईजाद कर दिया कि वो जी टांगें चीर देता था नौजवानों की, और कोई मतलब मुख्तलिफ सज़ाएँ और ये और वो, एक टेरर क्रिएट कर दिया था उन्होंने। नसीरुल्लाह बाबर कहता था मैं तो अमन कायम करने के लिए आया हूँ, पीपल्स पार्टी का था और बेनज़ीर का बहुत ट्रस्टवर्दी आदमी थे। उस ज़माने में बहुत सारे पुलिस अफसरान जो है ना मशहूर हुए। सबसे ज़्यादा उस ज़माने में जो शोहरत मिली वो मिली बहादुर अली को। ये सब बच्चे यहाँ समझ लें, चौधरी असलम वगैरह, जो शोहरत बहादुर अली के हिस्से में आई वो किसी के हिस्से में जो है ना वो शोहरत नहीं आई थी। वो बहादुर अली को फिर जो है वो एक दहशतगर्दी के मुकाबले में जो है वो शहीद कर दिया गया। सितंबर 1994 से कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मुहासरों और घर घर तलाशी का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिसमें हथियार बरामद करने के दावे किए जाते। उन मुहासरों ने MQM के लिए हमदर्दियों में इजाफा किया। महाजिर कौम को मुस्तकिल MQM से जोड़े कनेक्ट रखने में दो चीज़ों ने जो है ना उसमें बड़ा अहम रोल अदा किया। एक तो ये पुलिस मुकाबले उस पर MQM का प्रोपेगेंडा। उस ज़माने में जो MQM का जो प्रोपेगेंडा था, उसकी जो प्रोपेगेंडे की जो उस ज़माने की जो ताकत थी, उसके सामने रियासत बेबस थी। तो ये मावरा अदालत कत्ल हुआ उसका प्रोपेगेंडा, और जो मुहासरे हुए वो मुहासरों ने जो है वो MQM को और उर्दू स्पीकिंग को जो है ना हमेशा रोका गया, क्योंकि मुहासरों के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो तंग किया गया, सबसे ज़्यादा देखिए हर आदमी तो MQM का दहशतगर्द नहीं था। हर उर्दू स्पीकिंग का मलेरी में एक मुहासरा हो रहा है तो हर उर्दू स्पीकिंग को, चाहे उसका ताल्लुक MQM का कारकुन है, चाहे वो MQM का हमदर्द है या MQM का दुश्मन है, लेकिन उन मुहासरों में उनको भी जो है तजलील का सामना करना पड़ता था। 8 साल छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक बड़ी तजलील के साथ जो है वो निकाला जाता था। पीछे हाथ बांध दिए जाते थे, आँख पे पट्टी बांधी जाती थी, और उन्हीं के कपड़ों से, यानी कि उसी की बनियान से, उसी की कमीज़ से मान के नीम बराना हालत में जो है मैदान में या किसी दीवार के किनारे जो है वो बिठा दिया जाता था। उसका जो इम्पैक्ट पड़ा उन मुहासरों ने MQM को जो है ना वो ज़िंदा रखने में जो है ना वो बड़ा जो है ना MQM बड़ा अहम किरदार अदा किया। एक तरफ MQM के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हो रही थीं, उन्हें इश्तिहारी करार दिया जा रहा था, तो दूसरी तरफ MQM से मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी था। जनवरी 1995 में डॉक्टर इमरान फारूक और सलीम शहजाद समेत 16 इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर इनाम का ऐलान किया गया। शहर के हालात बदस्तूर खराब होते रहे। मार्च में रेंजर्स को पुलिस के इख्तियारात देकर तमाम थाने उनके हवाले कर दिए गए थे। मई 1995 में बेनज़ीर भुट्टो ने बयान दिया कि कराची की एक तंजीम के कारकुन बुज़दिल हैं, लोग उनसे नफरत करते हैं। जवाब में अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पूरी महाजिर कौम की तौहीन की है। बेनज़ीर बोली कि कराची वाले MQM का साथ छोड़ चुके हैं, आइंदा वोट नहीं मिलेगा। MQM ने वज़ीर आज़म से माफ़ी का मुतालबा किया। सियासी गोलाबारी के साथ साथ शहर में जलाओ घेराव भी जारी था। जून 1995 तो कराची की तारीख का खूनी तरीन महीना करार दिया जा सकता है, जब चनाब एक्सप्रेस को आग लगाई गई, नवाए वक्त के दफ्तर पर हमला हुआ, कभी सिंध असम्बली में बम धमाके होते तो कभी थानों पर रॉकेट लॉन्चरों से हमले। एक महीने में मजमूई तौर पर 336 अफराद हलाक हुए। फिर अल्ताफ़ हुसैन की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता किया गया, रेड वारंट निकलवाए गए, इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें कायम की गई, जिसमें मुल्जिमों को जमानत ही नहीं मिलती थी। अगस्त 1995 से कराची में मावरा अदालत कत्ल के सिलसिले का आगाज़ हुआ। पुलिस ने फारूक दादा, गफ्फार मादा, जावेद माइकल और बाबर अली उर्फ डिप्टी को पुलिस मुकाबले में हलाक करने का दावा किया। बाद में दीगर मुबैना दहशतगर्दों फ़हीम कमांडो, अज़हर मोहानी, तारिक तैमूर, ज़िशान हैदर, मुफीज़ फारूकी, नईम शर्री वगैरह को भी मुबैना मुकाबलों में हलाक किया गया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक उनमें से कोई भी मुकाबला असली नहीं था। मेरा नहीं समझता कि उस ज़माने में कोई असली मुकाबला हुआ है। मुकाबले तो सारे के सारे जाली हुए, और उसमें सिर्फ क्योंकि इनके पास ऑप्शन ख़त्म हो गया था कि क्योंकि इनके कंट्रोल से जो है ना वो चीज़ें जो निकल चुकी थी, मुसल्लह अफराद का जो है वो शहर में जो है वो कंट्रोल हो चुका था। वो शहर की जो है वो एक मुतबादिल रियासत जो है वो कराची के अंदर जो है वो बन चुकी थी। लेकिन इनको अदालती निज़ाम पे हमारी हुकूमत का एतबार नहीं था, या अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर है, या ये समझते थे कि हम इन लोगों लड़कों को जो है वो अदालतों के ज़रिए और कानून के ज़रिए जो है वो सज़ा दिला सकते हैं, या फिर वो बने तौर पे उस वक्त जो MQM थी, उस MQM के जो लड़के थे
उन पर दहशत बिठाने के लिए, हुकूमती एक रोब दबदबा जमाने के लिए ये हुकूमत ने उस वक्त की प्लानिंग की कि इनको इतनी शिद्दत के साथ इन पे हमलावर हो कि उस हमले से डर जाए, उससे खौफजदा हो जाए। तो इस हिकमत अमली के तहत उन्होंने जो है वो पुलिस मुकाबले किए थे और उसमें बहुत सारे बेगुनाह बच्चे भी जो है वो मरे। कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसा। बहुत सारे लोग ऐसे ज्यादती का शिकार हुए। मैं आपको एक्चुअल बताऊं, बहुत सी फैमिलीज से हम मिले जाके, तो वो इस तरह के लोग शिकार हुए जिनका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था MQM के साथ। लेकिन होता है ना कि आप MQM के हैं, मैं आपके साथ उठ बैठा रहूँ तो मालूम हुआ कि वो पकड़ा तो मुझे भी ले गए साथ। तो इस तरह के बहुत केसेस हुए। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इन मुकाबलों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। बहरहाल दूसरी तरफ से पुलिस एहलकारों पर भी हमलों का सिलसिला जारी था। ये वो दौर था जब पुलिस एहलकार वर्दी पहनकर थाने से अकेले बाहर नहीं निकलते थे। खुद IG की हिफाजत के लिए FC तैनात की गई थी। अक्टूबर-नवंबर 1995 में सिंध सेक्रेटरीट और पुलिस हेडक्वार्टर पर रॉकेटों से हमला किया गया। वजीर आला सिंध अब्दुल्ला शाह के भाई एहसान अली शाह समेत 5 अफराद कत्ल हुए। तो उसके कुछ ही दिन बाद अल्ताफ हुसैन के भाई नासिर हुसैन और भतीजे आरिफ हुसैन की लाशें भी गडाब में झाड़ियों से मिली। वजीर आला के भाई के कत्ल का इल्ज़ाम MQM पर लगा तो अल्ताफ हुसैन ने अपने भाई और भतीजे का कातिल हुकूमत और एजेंसियों को करार दिया। जनवरी 1996 में अल्ताफ हुसैन ने तमाम कारकुनों को रूपोश होने की हिदायत कर दी। 11 मार्च 1996 को गुलशन इकबाल में मुबैना पुलिस मुकाबले में नईम शर्री और साथी को हलाक करने का दावा किया गया। उसके बाद वजीर आला अब्दुल्ला शाह ने ऐलान किया कि कराची से दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया है। 17 जुलाई को MQM के सेक्टर इंचार्ज जावेद लंगड़ा को भावलपुर से गिरफ्तार किया गया। MQM के खिलाफ ये दूसरा ऑपरेशन जारी ही था कि 20 सितंबर 1996 आ गया। क्लिफ्टन कराची में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो मारे गए। ऑपरेशन शुरू हुआ माबरा अदालत कत्ल का, और ये ऑपरेशन जो है वो पूरी शिद्दत से जाता है। उसने उस ऑपरेशन ने बहरहाल MQM की जो है उस वक्त कमर जो है ना वो तोड़ी थी। लेकिन बड़ा मज़ेदार सूरत हाल ये हुई, उस माबरा अदालत कत्ल की कड़ी के तहत ही जो है मुर्तज़ा भुट्टो जो है वो एक पुलिस मुकाबले के अंदर जो है वो हलाक हो जाते हैं। और फिर अगले दिन अखबारात में जो पहले खबर छपती थी कि पुलिस मुकाबला MQM के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 दहशतगर्द हलाक, फिर अगले दिन के अखबारात में खबर छपी थी कि सारे अखबारात की लीड थी पुलिस मुकाबला वज़ीर आज़म का भाई हलाक। नवंबर 1996 में सदर फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी। इसके साथ ही MQM के खिलाफ ऑपरेशन सुस्त पड़ गया। 1997 के इलेक्शन में कौमी असम्बली की 12 सीटें भी मिली। MQM ने एक बार फिर नवाज शरीफ से हाथ मिलाया, काबीना में भी शामिल हुई। अप्रैल 1997 में MQM के 750 कारकुनों को रिहा करने का फैसला किया गया। 26 जुलाई 1997 को महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बन गई। जनवरी 1998 में अल्ताफ हुसैन समेत तमाम रहनुमा मेजर कलीम केस से भी बरी हो गए। सब सही चल रहा था कि जुलाई 1998 में नून लीग के साबिक MNA ज़ुहैर अकरम नदीम के कत्ल के बाद इत्तेहाद ख़त्म हो गया। MQM अपोजिशन में आ गई क्योंकि उनके कत्ल का इल्ज़ाम MQM पर लगाया गया था। फिर 17 अक्टूबर 1998 को हकीम मोहम्मद सईद को शहीद कर दिया गया। उनके कत्ल का इल्ज़ाम भी MQM पर लगा दिया गया। सिंध में गवर्नर राज लगा दिया गया। एक बार फिर MQM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया। MQM उसके बाद मुशर्रफ की आंख का तारा कैसे बनी? MQM की लियारी गैंग वार से लड़ाई क्यों हुई? MQM के राज में कराची के हालात में क्या तब्दीली आई? इस पर हम अगली डॉक्यूमेंट्री में तफसील से बात करेंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।